नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो हाथरस कांड से जुड़ी हुई आज बड़ी खबर है। हाथरस कांड पर एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब बहुत जल्द ही कोई बड़ा खुलासा अपने रिपोर्ट में एसआईटी कर सकती है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है, जिसके बाद सीएम योगी इस मामले पर आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगे। क्या आज सामने आएगी हाथरस की हकीकत? क्या आज पता चल जाएगा पीड़िता से रेप का सच? आखिर क्या है हाथरस में हैवानियत के दावों की सच्चाई? आज एसआईटी की रिपोर्ट करेगी दूध का दूध, पानी का पानी। हाथरस कांड पर आज बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। आज इस वारदात से जुड़े अहम सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने हाथरस केस की जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था, उसने पूरी घटना पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज एसआईटी योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट से कई अहम सवालों के जवाब मिलने और कई बड़े आरोपों से पर्दा हटने की उम्मीद है। मसलन 14 सितंबर के दिन दलित लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या पीड़िता के साथ सचमुच गैंग रेप हुआ था? क्या पीड़िता के परिवार ने किसी दबाव में आकर अपने बयान बदल दिए? आखिर क्या है गांव के दो परिवारों में जातिगत दुश्मनी की कहानी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी की टीम 5 बार पीड़िता के गांव हाथरस के बुलगढ़ी गई। इस दौरान एसआईटी ने गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनसे सवाल जवाब किए, साथ ही आरोपियों के घर वालों से भी पूछताछ की। मंगलवार को भी एसआईटी ने करीब 1 घंटे तक पूरे मामले की पड़ताल की। इस दौरान एसआईटी ने मौकाए वारदात पर जाकर उन खेतों का भी मुआयना किया जहां पीड़िता के साथ रेप और मारपीट के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, एसआईटी के अधिकारी उस जगह भी पहुंचे जहां मृतका के शव को रात के अंधेरे में चुपचाप जला दिया गया और उस पर बवाल भी हुआ। अगर हाथरस की बात की जाए, पीड़िता के परिवार की बात की जाए, तो उनका कहना है कि बस वो न्याय चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, ऐसा वो चाहते हैं। हालांकि एसआईटी 5वीं बार आज पीड़िता के गांव पहुंची है और इसके अलावा छानबीन में जो न्यायिक टीम है वो भी आज गाँव पहुँची है, वो भी वहाँ पर उनसे बातचीत करेगी, उनसे मुलाकात करेगी। अब देखना होगा कि एसआईटी की टीम आज यूपी सरकार को क्या रिपोर्ट सौंपेगी और सीएम योगी इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है ऐसा। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पड़ताल की माने तो पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे, बातचीत करते थे और पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का ये जो सिलसिला है, ये पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। यूपी पुलिस के इस दावे के बाद अब हाथरस मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कॉल डिटेल से हाथरस मामले में आया नया ट्विस्ट। यूपी पुलिस की पड़ताल, पीड़ित परिवार पर उठे सवाल। पीड़िता के भाई और आरोपी के कॉल डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा। पीड़ित परिवार के भाई और आरोपी के बीच थी गहरी जान पहचान। यूपी के हाथरस केस में हर दिन नई परतें खुलती जा रही हैं। अब इस केस में नया और बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया है। दरअसल हाथरस कांड में यह खुलासा यूपी पुलिस की जांच में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी और पीड़ित परिवार के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला तो पाया कि पीड़ित परिवार और हाथरस केस के मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे।
दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत की बात सामने आ रही है। बड़ी बात तो ये है कि दोनों के बीच कई घंटों तक बातचीत होती थी। दोनों के बीच 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई थी। बीते 6 महीनों में दोनों के बीच करीब 5 घंटे बात हुई थी। सूत्र बताते हैं कि इसमें से 62 कॉल पीड़ित परिवार की ओर से की गईं, तो वहीं 42 कॉल आरोपी संदीप की ओर से की गई थी। सूत्र बताते हैं कि आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच जिस नंबर पर बातचीत होती थी, वो नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर है, कॉल डिटेल से हुए इस खुलासे के बाद हाथरस केस में पीड़ित परिवार पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीड़ित परिवार सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीड़ित परिवार क्यों सीबीआई जांच से भाग रहा है? आखिर क्यों पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहता है? इधर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच भी अंतिम दौर में है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। यूपी सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस की घटना को भयानक बताया और शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से हलफनामा मांगा। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, हाथरस केस में काफी सियासी संग्राम मच चुका है। इस मामले में जामिया से लेकर पीएफआई का कनेक्शन तक सामने आ चुका है। यूपी सरकार साजिश का आरोप लगा रही है और पूरे मामले में फंडिंग की जांच ईडी कर सकती है। क्या है हाथरस कांड का जामिया कनेक्शन? क्या जामिया का छात्र है जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का मास्टरमाइंड? पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वही संगठन है जिस पर दिल्ली में दंगा फैलाने के भी आरोप लगे थे। जिस तरह दिल्ली दंगों की आग में जली थी, बताया जा रहा है उसी तरह यूपी को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की साजिश हुई थी। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास एक टोल प्लाजा से हुई। इनमें एक जामिया का छात्र भी शामिल है। पुलिस का आरोप है जामिया का छात्र ही साजिश का मास्टरमाइंड है। मसूद अहमद पुत्र शकील अहमद, जो कि हमारे यहाँ जरवल रोड पे कैरा काजी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था, वो लड़का पकड़ा गया है वहाँ पर। और इसमें पीएफआई, सीएफआई, एसडीपीआई, ये सब जो है एक तरह से एक ही सिद्धांतों पे काम करने वाली संस्थाएं हैं। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाथरस के मामले को खौफनाक बताया है। यूपी सरकार ने कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि इसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया है। हलफनामे में कहा गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच को आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। हिंसा भड़कने की आशंका की वजह से रात में अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल सिलेक्टिविज्म अगर गांधी खानदान करता है तो उसमें आपको किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर गांधी खानदान तब चुप बैठता है जब अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि राजस्थान में जिस बिटिया का बलात्कार हुआ वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई, तब आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकार पीटा जाता है सरेआम और गांधी खानदान मौन बैठा रहता है, तब आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस मामले में साजिश से लेकर भ्रामक खबर फैलाने के मामले में 19 केस दर्ज किए गए हैं। ईडी साजिश की फंडिंग की जांच कर सकती है। क्या जातीय हिंसा फैलाने के लिए फंड दिए गए? मामले की जांच के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।